नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है एक और कहानी बंटवारा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। नंदा जब से घर में आई है उसका मन एक गहरे अवसाद से भरा रहता है। उसे लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में आ पहुंची है, जहां सब उसके परिचित होकर भी अपरिचित हैं। वह जानती है कि जिन्हें पीछे छोड़ आई है वे केवल दो प्राणी हैं, देवर और देवरानी। देवर को उसने गोद में खिलाकर पाला है। आपद विपद में वह मां के समान उस पर छाई रही है। देवरानी को एक दिन अपनी बहू की तरह घर में लाई थी, जिसके ऊपर निछावर करने को उसने कुछ नहीं बचा रखा था। इन्हीं दो प्राणियों को पीछे छोड़कर वह निपट खाली जान पड़ती है। उसके पति, पुत्र, पुत्रियां सदा की भांति आज भी उसके साथ हैं, परंतु उनके कोलाहल में उसे जीवन नहीं मालूम देता। लगता है जैसे सब दीवार के चित्र की तरह मौन नृत्य कर रहे हैं। भाव होते हैं पर स्पंदन कहाँ होता है इन चित्रों में। उसे इस घर में आए अभी एक सप्ताह ही हुआ है, परंतु मालूम होता है जैसे युग बीत गए हैं, जैसे महाकाल ने सदा के लिए दोनों भाइयों को अलग कर दिया है। सहसा वह घर का काम करते करते ठिठक जाती है। कोई चिर परिचित स्वर सुनाई देता है, मानो कोई उसे पुकार रहा है, भाभी। लेकिन अर्ध चेतना की दशा भंग होती है तो देखती है कि उसका छोटा लड़का गौरा खड़ा हुआ कह रहा है, भाभी सुना नहीं तुमने? स्कूल को देर हो गई, रोटी दो मुझे। वह कहाँ उठती है। देवेन भी कभी ऐसे ही आकर पुकारता था। वही देवेन आज मुझसे अलग हो गया है, लेकिन यह ठीक ही हुआ। वह बुद्धिमान है, खूब कमाता है, इसलिए कुछ दिन से यह बात उसके मस्तिष्क में समा रही थी कि कुटुंब का जीवन उसकी कमाई पर अवलंबित है, परंतु शासन करती हैं भाभी। और शायद यह भी सोचा था कि भाभी का परिवार बड़ा है। मूर्ख कहीं का, विवाह करते ही उसने अपने आप को परिवार से अलग कर लिया। मैंने अच्छा ही किया, कल को महाभारत मचता, रही सही मोहब्बत भी मिट जाती। गलती मेरी भी है। वह जवान हो गया था और मैं उसे निपट अजान बालक ही समझती रही। पर मैं क्या करूं, मेरी आंखें तो उसी को देखती हैं जो कभी स्कूल से पिटकर सिसकता हुआ आकर मेरी गोद में चिपट जाता था और सुबकियां लेता हुआ कहता था, भाभी मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे सबक याद नहीं होता। उसके भाई क्रुद्ध होकर चिल्ला उठते, सबक याद नहीं होता, हरामखोर, क्या कुलीगिरी करेगा? मैं कहती, देखो जी उसे गाली मत दो, कुलीगिरी करेगा या कुछ भी करेगा, तुम्हारे आगे हाथ पसारने नहीं आएगा। वह माथा ठोक लेते, कहते तुम इसका सर्वनाश करके रहोगी। लेकिन भगवान की माया कि वही सर्वनाशी बालक आज उनके कान काटता है। वह उसके इशारों पर नाचते हैं, सारा व्यापार उसी के कंधों पर ठहरा है। नंदा इसी तरह सोचती रहती है, आज भी सोच रही है। रात काफी बीत चुकी है, परंतु रामदास अभी तक मंदिर से नहीं लौटे। गौरी और शीला दोनों सो गए थे। छोटा बच्चा उसी के पलंग पर शांत निश्चिंत नींद की परियों से खेल रहा था। वह कई क्षणों से देखती रही, मानो बच्चे की निश्चिंतता ने मां को बल दिया। वह मुग्ध हो उठी। सहसा तभी किसी ने द्वार खटखटाया। वह उठी और किवाड़ खोले, देखा सामने देवेन खड़ा है। अचकचाकर बोली, अरे देवेन, कैसे आया इस वक्त? देवेन मुस्कुराया, कहा, अपने घर आने के लिए भी वक्त देखना होता है। यह आज जाना है भाभी। नंदा अप्रतिभ हुई, बोली कुछ नहीं। तब देवेन ने पूछा, भैया नहीं आए? नंदा ने कहा, 10 बजे से पहले वह कभी नहीं लौटते। देवेन यह जानता था, इसलिए चुप रहा। अब वे आग के पास आ बैठे थे। नंदा ने देखा कोयले बुझ चले हैं। उन्हीं को इधर उधर करके वह बोली, उनसे कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी, देवेन ने अस्थिर होकर कहा। भाभी आज 1 तारीख है ना? हाँ, तो गोपाल को रुपए भेजने हैं। तो फिर वही रुपए लाया हूं। नंदा अचरज से भर आई, बोली, रुपए लाया है? क्या उन्होंने मांगे थे? देवेन चौंका, बोला, मांगते क्यों, ये 20 रुपए मैं बराबर देता आ रहा हूं। नंदा बोली, जानती हूं देवेन, तुम सदा 20 रुपए देते आए हो, पर वक्त क्या हमेशा एक सा रहता है? कल हम एक थे, आज अलग हैं। अब तेरे देने की बात नहीं उठती। देवेन हठात कांप सा उठा। क्षण भर उसे ढूंढे शब्द भी नहीं मिले। फिर साहस करके बोला,
यह तुमने क्या कहा? भाभी, दुकान तो सदा दो रही हैं, घर बंट जाने से क्या हम भाई भाई भी नहीं रहे? नंदा तनिक भी नहीं झिझकी, बोली, मैं ये कब कहती हूँ, भाई का रिश्ता तो विधाता भी नहीं तोड़ सकता। परंतु बात ये नहीं है, जब साथ थे तो दुनिया के लिए एक थे। तू 300 कमाता था और वह 30, परंतु दोनों पर मेरा एक सा अधिकार था। लेकिन आज तेरे 300 पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सीधी सी बात है, इससे भाई भाई का नाता नहीं टूट सकता। देवेन जानता है कि भाभी से बातों में कोई नहीं जीत सकता, परंतु ऐसा तर्क वह कर सकती हैं, यह उसने नहीं सोचा था। उसने फिर कहा, भाभी, मेरी आय पर तुम्हारा अधिकार न हो, पर गोपाल का तो है, उसका चाचा तो मैं रहूंगा ही। कहते कहते देवेन द्रवित हो आया। नंदा के मर्म को भी इस बात ने छुआ। वह बोली, गोपाल तेरा ही है देवेन, परंतु इससे क्या होता है? उसे पालने का जिम्मा तो हमारा है। हम यदि अपाहिज हों तो तेरे देने की बात पैदा होती है, वरना नहीं। जब बहुत थे तो बहुत खर्च करके अपना सिर ऊंचा रखा, आज कम है तो क्या सिर झुकाना होगा? नहीं देवेन, भाभी के जीते जी ऐसा नहीं होगा। आज तुझसे लेंगे तो कल लौटाने की बात उठेगी। इतनी शक्ति क्या तेरे भैया में है? नहीं। जाने क्या हो, भाई भाई में जो प्यार बचा है, संभव है उसे भी खोना पड़े, तब दुनिया हंसेगी। इसलिए कहती हूं देवेन, तू लेने देने की बात मत कर। देवेन व्यापार में पारंगत है, परंतु आज भाभी के सामने उसकी सदा चेतन बुद्धि कुंठित हो चली और कुछ कह सकने में असमर्थ हो वह बोल उठा, तो जाऊं भाभी? हाँ, अब जाना ही चाहिए। रात बढ़ रही है और घर में बहू अकेली है। देवेन बरबस उठा। उसकी आंखों में सहज ही पानी नहीं आता, पर आज जैसे वे खुलकर रोने को आतुर हो उठी। लेकिन दुख के साथ साथ क्रोध भी उसे कम नहीं आया है। इसलिए रुलाई रोक कर तीखे स्वर में उसने कहा, भाभी, तुम्हारे दरवाजे पर आकर आज मैं पहली बार निराश लौटा हूं। याद रखना, इस बात को भूलूंगा नहीं। इतना कहकर वह चला गया। भाभी नंदा हठात चकित सी उस अभेद्य अंधकार में दूर तक उसे देखती रही। फिर जोर से किवाड़ बंद करती हुई बोली, पगला कहीं का, भाभी को कंगाल समझता है। धीरे धीरे बात पुरानी पड़ गई। दुनिया भूल गई कि दीवान घराने के दोनों भाई कभी अलग हुए थे। ऐसा लगा मानो वे दोनों सदा से ऐसे ही रहते आए हैं। काम काज सुख दुख में आना जाना होने लगा। देवेन सदा की भांति कमाने के लिए दिलावर जाता, तब गौरी बहुत दिनों तक चाची के पास जाकर सोता। एक दिन बड़े लड़के गोपाल ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर ली। उसे साइंस में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र मिला। उसने मां को लिख भेजा, मैं डॉक्टरी पढ़ने जाऊंगा। नंदा ने गदगद होकर अपने पति से कहा, सुनते हो, गोपाल डॉक्टरी में जाना चाहता है। रामदास ने सुन लिया। उनका भी मन गदगद हो उठा, परंतु मार्ग को रोककर जो चट्टान उनके सामने पड़ी है वह क्या सरलता से हटाई जा सकती है? इसलिए कहा, जाने के लिए मैं मना नहीं करता, परंतु पैसे के अभाव में काम कैसे चलेगा? नंदा बोली, रुपए नहीं हैं, यह कहकर क्या लड़के की जिंदगी बिगाड़ी जा सकेगी? पैसे जुटाने के लिए परमात्मा ने बुद्धि सभी को दी है। पुत्र का पक्ष लेकर नंदा ने पति पर जो चोट की, उससे रामदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। वह धर्मपरायण व्यक्ति की तरह मान बैठे हैं कि विधाता जो करते हैं ठीक करते हैं, परंतु नंदा का विधाता पर इतना अधिक गहरा विश्वास नहीं है। इसलिए वह धीमे पड़कर बोली, एक बात मुझे सूझती है। क्या? मेरे पास जो गहने हैं उन्हें बेच दीजिए, उनसे लगभग 2000 रुपए आपको मिल सकते हैं। बाकी आपकी दुकान है, उसे गिरवी रख दो, धीरे धीरे छुड़ा लेंगे। रामदास सहसा चौंक उठे। कहा, क्या कहती हो तुम? नंदा समझ गई कि दुकान की बात ने मर्म पर चोट की है। बोली, और रास्ता ही क्या है? रामदास ने उसी तरह दुखी मन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बाप दादों की जायदाद को छूने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अब नंदा का नारित्व जाग उठा। क्रुद्ध स्वर में बोली, तो लड़के का गला घोंटकर मार डालने का अधिकार तो तुम्हें मिला होगा ना, उसी को पूरा कर लो। हाय रे भाग्य, कैसे कुल में जन्म लिया उसने, जहां उसे जीने का हक भी नहीं है। लेकिन क्रोध में इतना कहकर दूसरे ही क्षण उसे अपने ऊपर ग्लानि हो आई। उसने देखा रामदास बेबस से उसे देखने लगे हैं। उसका मन छटपटा उठा। आखिर वे करें भी क्या? वे गोपाल के पिता हैं।
उसका उज्जवल भविष्य उनके बुढ़ापे का एकमात्र अवलंब है। परंतु पैतृक संपत्ति की ममता उसकी समझ में ठीक ठीक नहीं आई। उसने कुछ सोचकर धीरे से कहा, तो एक काम करो। क्या? मैं देवेन को बुलाती हूँ, आप उससे कहना दुकान रखकर मुझे रुपए दे दो। इस प्रकार बाप दादों की जायदाद कुटुंब से बाहर नहीं जाएगी। और फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना लड़के को पुकारा, गौरी, ओ गौरी, जा अपने चाचा को बुला ला, कहना भाभी बुला रही हैं अभी। लेकिन गौरी जाए इससे पहले देवेन आप उधर आ निकला। बोला, भाभी, सुना है गोपाल डॉक्टरी पढ़ना चाहता है? हाँ भैया, वही बात सोच रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है भाभी। भगवान की कृपा से 4 साल के बाद हमारे कुटुंब में भी एक बड़ा आदमी हो जाएगा। भाभी और भैया दोनों गदगद हो आए। भाभी बोली, तेरे मुंह में घी शक्कर देवेन, पर बात रुपए पर आकर अटक गई है, इसलिए तुझे बुलाने भेज रही थी। देवेन हठात चौंका। मुझसे कुछ काम था? कहो भाभी। नंदा ने रामदास की ओर देखा, मानो कहा, मेरा जो काम था वह मैं कर चुकी, अब आप कहो। रामदास को बेबस बोलना पड़ा। धीरे धीरे अटक अटक कर कहा, देवेन, गोपाल के लिए रुपए चाहिए, इसलिए तू मेरी दुकान गिरवी रख ले। देवेन ने सुन लिया। सुनकर सन्न सा रह गया। वाणी अवरुद्ध हो उठी। नंदा ने उसे देखा। वह समझ गई कि जिस व्यथा के कारण देवेन सन्न रह गया वह आकस्मिक अधिक है, इसलिए समझाकर बोली, देवेन, बात असल में इतनी है कि हम नहीं चाहते कि कल को दुनिया कहे कि माँ बाप ने जायदाद के मोह में पड़कर औलाद का गला घोंट दिया, और फिर यह भी बुरा होगा कि बाप दादा की जायदाद गैर लोगों के हाथ में पड़े। इसलिए तू उसे ले ले, हम ना भी छुड़ा सके तो अपने ही घर रहेगी। देवेन को अब वाणी मिली। बोला, भाभी, तुम ठीक कहती हो, ये व्यवहार की बातें हैं और व्यवहार कुशल आदमी बहुत दूर की सोचता है, परंतु कभी कभी जो अपने सबसे पास हैं उस पर उसकी दृष्टि नहीं पड़ती। नंदा नहीं समझी। वह फिर बोला, सोचूंगा भाभी, ऐसे कामों में जल्दी करना अच्छा नहीं होता। देवेन की इस बात से भाभी और भैया दोनों अनमने हो गए। सच तो यह है कि उन्हें यह स्वर अच्छा नहीं लगा। देवेन चला गया। नंदा की मुद्रा जटिल हो चली। प्रश्न हल करने का जो गुर उसने ढूंढ निकाला था उसने तो प्रश्न को और भी जटिल कर दिया। लेकिन अब वह क्या करे? तीर कमान से निकल चुका है। उनका डर सच निकला। संध्या होते होते देवेन ने कहला भेजा, मैं दुकान नहीं रख सकूंगा। 3 दिनों के बाद देवेन जब परदेश जाने की तैयारी कर रहा था तो उसकी पत्नी विद्या घबराई हुई आई। बोली, अजी, तुमने कुछ सुना क्या? जीजी जी ने अपना सब जेवर बेच दिया। सुनकर सहज भाव से देवेन ने कहा, जानता हूं, भाभी गोपाल को डॉक्टरी पढ़ाने भेज रही हैं। जेवर का इससे अच्छा इस्तेमाल और क्या हो सकता है? विद्या उसी तरह बोली, और आपके भैया ने अपनी दुकान उठा दी है, वह किसी के साथ कपड़े की दुकान खोल रहे हैं। अब देवेन चौंका। कहा, यह किसने कहा तुमसे? शची की बहू ने। उसी के मालिक के साथ तुम्हारे भैया ने साझा किया है। वे रुई का सौदा करने की बात सोच रहे हैं। देवेन अनमना हो गया। बोला, भैया रुई का सौदा करेंगे? जी, वह अब खूब रुपए कमाना चाहते हैं। सचमुच? न जाने क्या हुआ कि उसके हृदय में एक विचित्र घबराहट भर चली। उसका स्वर शिथिल होने लगा। वह शून्य में ताकता हुआ कहने लगा, विद्या, भैया ने परसों मुझसे भी कहा था। उत्सुक विद्या बोली, क्या कहा था? कि मैं उनकी दुकान लेकर उन्हें रुपए दे दूं। फिर क्या? मैंने इनकार कर दिया। विद्या ने गहरी सांस ली। कहा, ठीक तो किया। सगे संबंधियों से लेन देन करना दुश्मनी पैदा करना है। हाँ विद्या, भाभी ने भी एक दिन मुझसे यही बात कही थी। उनकी बातें मैं खूब याद रखता हूं, परंतु भैया धर्म भीरू व्यक्ति हैं, वह सौदा करना क्या जाने। विद्या बोली, औलाद का पालना भी तो धर्म है। गोपाल से जब इतनी आशा है तो उसके लिए सब कुछ करना होगा। देवेन अब मुस्कुरा उठा, कहने लगा, ठीक है विद्या, आशा सब कुछ करा लेती है। मैं व्यर्थ ही डर गया था। अच्छा, मैं भैया से मिलाऊं, कल सवेरे ही हमें चले जाना है। और देवेन चला गया। तब विद्या का मन न जाने क्यों आप अंदर से उमड़ने लगा। वह अनमनी सी सामान सहेजने लगी। सोचने लगी, वे उदास हैं, जीजी का घर बिगड़ रहा है, मैं जा रही हूँ, सब कुछ अजीब है।
कहीं कोई तुक नहीं है, न जाने क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे संध्या हो गई। उनका सामान बंध गया। देवेन लौट आया। विद्या ने देखा उसके हाथ में कागज है। पूछा, ये क्या है? सरलता से देवेन ने कहा, यह भैया की दुकान का कागज है। विद्या जैसे सिहर उठी। बोली, क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ विद्या, मैंने भैया की दुकान ले ली है। कहकर उसी तरह उसने कागज के टुकड़े करने शुरू कर दिए। विद्या हतबुद्धि बोली, आप क्या कर रहे हैं? आखिर सोचता हूँ कहीं पागल ना हो जाऊं, इसलिए उसके कारण को समूल मिटा देना चाहता हूँ। विद्या की समझ में खाक भी नहीं आया। उसी तरह घबराई सी कहने लगी, क्या कहते हैं आप? इतने रुपए क्या यूं ही फेंक दिए जाएंगे? देवेन ने कहा, नहीं विद्या, भाभी को जानता हूं, उन्हीं की गोद में पलकर तो इतना बड़ा हो सका हूं। रुपए होंगे तो रोकेंगी नहीं, और जब देने आएंगी तो मैं लौटाऊंगा भी नहीं, ब्याज तक ले लूंगा। व्यवहार की बात है, इसमें नाते रिश्ते बंधन नहीं बन सकेंगे। विद्या बोली, मैं नहीं जानती कि यह सब क्या हो रहा है। देवेन अब हंस पड़ा। बोला, मैं भी नहीं जानता विद्या कि यह सब क्या हो रहा है। उनसे जाकर जब मैंने कहा कि मैं दुकान लेने को तैयार हूं, तो सच कहता हूं, भाभी बोल सकने में एकदम असमर्थ नादान बालक की तरह रो पड़ी। विद्या, आज मैंने जीवन में पहली बार भाभी को रोते देखा। मैं हंसता हूं, तुम गुस्सा करती हो, करो, पर मैंने आज भाभी को रोते देख ही लिया। कहते कहते देवेन उत्तेजित हो उठा। उसने कागज के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन्हें आग में डालकर बोला, सुनो विद्या, रुदन और हास्य का यह दृश्य यही समाप्त होता है। प्रार्थना करता हूं समाप्ति का यह समाचार दुनिया तक न पहुंच सके। आगे उसकी वाणी रुक गई। मार्ग में आंसू उमड़ आए थे। तो ये तो थी कहानी। मुझे आशा है आपने आनंद लिया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और कमेंट्स में लिखकर ये ज़रूर बताइए कि आप हमारी कहानियाँ कहाँ से सुन रहे हैं। और ये भी लिखकर ज़रूर बताइए कि आप किस साहित्यकार की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।